रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। Hi, my name is George Abraham and welcome to iWay Conversations. My guest today is हर्षित लोहिया, जो मूल रूप से लखनऊ के हैं, पर आज के तारीख में वो एक बैंक में कार्यरत हैं। एंड स्वागत है हर्षित। थैंक यू। कई ब्लाइंड लोग आज के तारीख में बैंक्स में कार्यरत हैं। हाँ सर। आपका कोई खास कारण बैंक चुनने के लिए? और दूसरी बात, जब आपने डिसाइड किया कि आप बैंक सर्विसेज में ज्वाइन करेंगे, तो आपने तैयारी कैसे की वो एंट्रेंस के लिए? मैंने डिसीजन कैसे लिया बैंक में आने का? जी, तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, अपने पीयर्स को देख के। जब विजन लॉस के बाद स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर सीखने के लिए मैंने एनएबी लखनऊ को ज्वाइन किया था। जी, जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो वहाँ के 2 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की एक नेशनलाइज्ड बैंक में जॉब लगी थी एज एन असिस्टेंट। जी, उसको देख के मुझे मालूम हुआ कि हाँ, ब्लाइंड पर्सन्स को जॉब दी जा रही है, बैंकिंग सेक्टर जॉब दे रहा है एंड उससे उनका करियर ऑप्शन एक का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है। तो मैंने ज्वाइन तो उन्हीं को देख के किया, क्योंकि उस समय विजन लॉस रिसेंटली हुई थी, तो मुझे रिजर्वेशन के रूल्स का स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उसकी कोई खास जानकारी थी नहीं। तो साथ आसपास के 2 लोगों को देखा, उनको जॉब लगी, तो उससे मैंने फैसला लिया कि बैंकिंग में जाना है। लेकिन एक बार तो मैंने बैंकिंग की तैयारी की, IBPS PO का एग्जाम क्वालिफाई किया, SBI PO का एग्जाम भी क्वालिफाई किया, उसके बाद आगे की तैयारी शुरू की। लेकिन मैंने एक फैसला ले लिया था कि हम स्टार्ट कहीं से भी करें, लेकिन टॉप पे पहुंचे बिना रुकेंगे नहीं। तो इसलिए आज मैं रिजर्व बैंक में एक ऑफिसर की तरह कार्यरत हूँ। जब हम बैंकिंग जॉब्स देखते हैं ब्लाइंड लोगों के लिए, बैंक्स में कई तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, कई तरह से जॉब फंक्शंस हैं। यस सर। अक्सर ब्लाइंड लोगों के लिए किन किन तरह के जॉब्स अवेलेबल हैं? अगर ब्लाइंड पर्सन्स को बैंकिंग में अच्छे से जॉब करनी है, सिर्फ जॉब मिल जाना सफिशिएंट नहीं है। जॉब मिल गई, रिजर्वेशन है, सैलरी तो आती रहेगी, उसकी तकलीफ तो नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपको अपने काम से सेटिस्फैक्शन की उम्मीद है, जिसको हम लोग वर्क सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, वो अचीव करना चाहते हैं, तो 2 खास बातों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ब्लाइंड पर्सन को टेक्निकली एफिशिएंट होना पड़ेगा। टेक्निकल एफिशिएंसी से मेरा मतलब है स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना लैपटॉप या अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर या अपना मोबाइल या टैबलेट, जो भी गैजेट यूज करती हूँ, उसको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। क्योंकि बैंकिंग पहले 2 तरीके से होती थी, पहले फिजिकल फॉर्म्स के थ्रू होती थी, अब डिजिटली होती है। तो फिजिकल फॉर्म के थ्रू बैंकिंग शायद हमें करने में दिक्कत आएगी ही, ये इसमें शायद कोई शक या कोई दो राय की बात नहीं है। तो उसका जो डिजिटल मोड है वो हम अच्छे से खुद भी यूज कर सकते हैं, दूसरों को गाइड भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारी डिजिटल स्किल्स अच्छी होना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा, जब हम किसी भी कमर्शियल बैंक पे जाते हैं, तो जब हम नई ज्वाइनिंग करते हैं, तो हम एज एन ऑफिसर ज्वाइन करें, एज अ क्लर्क ज्वाइन करें, या इवन एज अ क्लास 4 एम्प्लॉय भी क्यों ना ज्वाइन करें, तो सबसे पहला काम किसी भी को भी दिया जाएगा वो होगा ग्राहकों की छोटी छोटी सवालों का जवाब देना। अब किसी के सवाल का जवाब हम तब दे पाएंगे जब हमें उसकी खुद की जानकारी होगी। इसलिए पढ़ना, बेसिकली फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि बैंकिंग की बेसिक चीजें जो कॉमन पब्लिक को नहीं मालूम होती, लेकिन उसकी उनको जरूरत पड़ती है, तो वो बैंक में आते हैं पूछने। अगर हमें मालूम होगा तो हम उनके सवालों का जवाब दे पाएंगे, जिससे कि जो साइटेड एम्प्लॉयज हैं उनका वर्कलोड कुछ कम होगा। कस्टमर क्वेरीज आंसर करने में उनका समय नहीं जाएगा, वो कस्टमर क्वेरीज हम आंसर कर रहे होंगे। उससे हमें इस तरह से जब किसी का काम शेयर करते हैं तो हमें अपने बाकी साथियों से भी कोऑपरेशन मिलता है। तो अपनी डिजिटल स्किल्स बढ़ाना और बैंकिंग के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब धीरे धीरे हम पढ़ते हैं, काम सीख जाते हैं, तो और भी जिम्मेदारियां मिलती जाती हैं। If you know of anyone with vision impairment,
who needs guidance on living life with blindness, please share the Eyeway National Toll-Free Helpline number 1800-5320-469. The number is 1800-5320-469. आप कह रहे थे कि आप जन्म से ब्लाइंड नहीं थे। आपका जब आप 12th स्टैंडर्ड में थे तो आपको कुछ मेडिकल चैलेंजेस हुए थे जिसकी वजह से आप अपने आंखों को रोशनी खो गए। यस तो क्या एक्चुअली हुआ था? और सर, मेरी जो आंखों की रोशनी गई थी 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। तो जी। उस समय मैं छुट्टी किसी एग्जाम के बाद छुट्टी पे घर आया था, तो फीवर आया। फीवर के डॉक्टर को दिखा के दवाई ली तो वो दवाई रिएक्ट कर गई। उसकी वजह से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी हुई थी, जिसकी से मैं 1.5 महीना अस्पताल में भर्ती रहा था। उसी समय ही मेरी आंखों की रोशनी गई थी। जी। और ये आंखों की रोशनी के साथ साथ अन्य शारीरिक तकलीफें भी हुई थी, जिसकी वजह से मैं 1.5 साल तो घर में ही रहा था। जी। उसके बाद मेरी पढ़ाई शुरू हुई ट्यूशंस के माध्यम से। होम जी। ट्यूटर घर आते थे, वो हमें पढ़ाते थे। उस समय मेरा ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं था, तो मुझे टेक्निकल एजुकेशन की जानकारी भी नहीं थी। तो फिर मैंने बीए करने का निर्णय लिया। जी। तो मैंने डिस्टेंस एजुकेशन मोड से अपना बीए कंप्लीट किया। उसके बाद साथ में बैंकिंग एग्जाम की तैयारी शुरू की, और होम प्राइमरी होम ट्यूशंस के माध्यम से और इंटरनेट ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो वेबसाइट्स जिनकी वेबसाइट्स हैं जी। उनके थ्रू पढ़ के और होम ट्यूशंस की मदद से बैंकिंग एग्जाम की तैयारी शुरू की, और ईश्वर का साथ रहा कि एग्जाम क्वालिफाई भी हो गया। तो आपने कहा कि आपने अपना ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड से किया था। हाल ही में हमने एक रिसर्च किया था जहां पर हम ये देखना चाहते थे कि जो डिस्टेंस मोड है ब्लाइंड लोगों के लिए कितना यूजफुल है। यस सर। आपका अनुभव क्या था डिस्टेंस मोड से बीए करने का? सर, उस समय तो जो मेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बहुत एक्सेसिबल नहीं थी। जी। मुझे एक्सेसिबल कम लगती थी। उसके जी। 2 कारण हो सकते हैं। उस समय मेरी टेक्निकल स्किल्स भी शायद उतनी अच्छी नहीं रही हों, और थोड़ी जी। वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी में दिक्कत रही भी हो। लेकिन आज उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है। बस कुछ जगह कैप्चा आते हैं जो कि साइटेड पर्सन को दिखाना पड़ता है, अदरवाइज एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव हुई है। और डिस्टेंस एजुकेशन की कोर्स मटेरियल सुगम पुस्तकालय पे अवेलेबल हो गए, तो अब दिक्कत नहीं आती। लेकिन उस समय जब सुगम पुस्तकालय नहीं था, तो नैब या आरएसवीआई को भेज के या नैब दिल्ली को भेज के बुक्स कन्वर्ट करानी पड़ती थी। तो उस समय तो दिक्कतें काफ़ी थी। लेकिन बीते 7-8 साल 10 साल में परिस्थितियों में कुछ सकारात्मक सुधार आया है, तो अब तो ये दिक्कतें कम होती हैं। आपने जब एग्जाम्स लिखे थे, जो एक तो आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम्स और दूसरा आपका जो बैंकिंग एग्जाम्स है, इसमें आपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके एग्जाम लिखा था या कोई आपके लिए स्क्राइब आया था? पढ़ाई के लिए पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था, लेकिन एग्जाम लिखने के लिए उस समय स्क्रैप की व्यवस्था ही उपयोग में लाई गई थी। जब आपने देखा कि कोर्स डिफिकल्ट है और ये जो मैथमेटिक्स वगैरह जो आपको सीखना है वो जब दिक्कत होना शुरू किया, तो बदलने का फैसला आपने खुद किया या आपको किसी ने एडवाइस किया था? तो उस समय मुझे कुछ मालूम नहीं था, तो मैं दूसरों के एडवाइस पे चला था। जब आप कहते जब खुद को कुछ मालूम ना हो तो किसी की एडवाइस सुननी चाहिए, तो मैंने अपने सिबलिंग्स की, अपने टीचर्स की, और किसी ने मुझे नैब का पता दिया, तो नैब के ट्रेनर्स की एडवाइस मानी। तो उसका मैंने उस समय तो मैं उनकी एडवाइस पे चला था। लेकिन एक बार धीरे धीरे मेरी जानकारी बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी का अंदाजा तो हो गया। तो जिस लेवल की एडवाइस उन्होंने दी थी, उससे मैं काफ़ी आगे निकल चुका हूँ, और आज मैं एक रिजर्व बैंक में अफसर की तरह कार्यरत हूँ। तो स्टार्टिंग तो दूसरों की एडवाइस से ही हुई थी, लेकिन खुद की जानकारी बढ़ी तो अपने निर्णय भी लेने बाद में शुरू किए। जब आपका परिवार को भी पता चला कि आप दृष्टिबाधित हो गए हैं, आंखों का रोशनी चले गए हैं, तो उनका प्रतिक्रिया, उनका सहयोग, उनका सपोर्ट, उनका प्रोत्साहन, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर, इस मामले में कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें करना उचित नहीं होगा। जी। प्रतिक्रिया दुख कष्टदायक तो थी उनके लिए भी और मेरे लिए भी। जी। इसको हम छुपा नहीं सकते। जी। लेकिन उनका ये भी था कि दुख दुख तकलीफ तो थी, लेकिन आगे क्या करें हम्म। उसकी चाहत थी।
जी भले जानकारी का अभाव था, लेकिन चाहती कि आगे क्या करें। जी इसमें मेरी बहन का सपोर्ट रहा। उनको भी मालूम कुछ नहीं था, लेकिन पता किया गया, कई लोगों से संपर्क किया गया, बात की गई, इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा की गई। जब मालूम चला कि हाँ जॉब्स मिलती हैं, लोग करते हैं, टेक्नोलॉजी है, तो उसको सिखाने में, सिखवाने में, बुक्स रिकॉर्ड करने में, अगर एनजीओ से रिकॉर्ड करके देरी से आए थे तो मेरी बहन खुद ही रात भर पढ़ पढ़ के इसको रिकॉर्ड करके हमको देती थी। और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ले जाने में, वापस लाने में, हर कदम पे परिवार का साथ रहा है। जब आप देखते हैं अपनी जिंदगी में, तो आज के तारीख में जो लोग आंखों की रोशनी खो जाते हैं, उनको अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, मूल रूप से क्या स्किल्स आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है जब आप साइटेड से ब्लाइंड होते हैं? द फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल स्किल्स, एंड जी दूसरा सुनने की आदत, तो हियरिंग स्किल्स। यू टू जी देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, टू बी अ गुड स्पीकर यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। या बिकम अ एब्सोल्युटली वेरी वेरी गुड लिसनर। और डिजिटल स्किल्स डेवलप करें, लिसनिंग स्किल्स डेवलप करें, रीडिंग हैबिट डेवलप करें, मेमोरी पावर को रिटेन रखें, मेमोरी कैपेसिटी बढ़ाएं। मेमोरी कैपेसिटी बढ़ाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बस डिजायर होनी चाहिए कि हमें अपनी याददाश्त को अच्छी करनी है। हम जब डिजायर होती है तो हमारा माइंड को रिस्पॉन्ड भी करता है, तो याददाश्त अच्छी होती है। और ये सब स्किल्स, और बाकी मोबिलिटी स्किल्स भी हैं। मोबिलिटी स्किल्स का लेट ब्लाइंड लोगों में बाय बर्थ ब्लाइंड के मुकाबले कम, थोड़ी तो कमजोर रहती हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। कुछ कुछ लोग अच्छा सीख पाते हैं, कुछ लोग कम सीख पाते हैं, लेकिन बाकी स्किल्स तो सब लोग अच्छा, डिजिटल स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, मेमोरी पावर, रीडिंग हैबिट, वो सब लोग डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, जब आप स्कूल में थे, व्हेन यू वर इन स्कूल, यस सर। तो पढ़ाई के अलावा आपका पैशन क्या था? साइकिलिंग, जी और साइकिलिंग था, और गाने सुनना था, और जोक्स जोक सुनना, ये सब पैशन हुआ करते थे। और 12 के बाद, 12वीं कक्षा के बाद जब आप एक नया जिंदगी शुरू किया एज अ ब्लाइंड पर्सन, तो आज के तारीख में आपके पैशंस क्या हैं? मैं अभी कीबोर्ड बजाना सीख रहा हूँ। और अभी कुछ? कॉमेडीज, मैं मूवीज भी देखना चाहता हूँ, तो कॉमेडी मूवीज का मुझे पसंद है, ज्यादातर कॉमेडी मूवी देखना चाहता हूँ। और एलेक्सा पे गाने भी सुन लेता हूँ। और हम्म। लास्ट ईयर से मैंने गाना, कीबोर्ड बजाना शुरू भी किया है, और जोक्स भी सुनते रहता हूँ। So, एक्सेप्ट साइकिलिंग, आपका जो बाकी इंटरेस्ट है वो अभी बरकरार है? काफी हद तक। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. तो ये जो संगीत आप सीख रहे हैं, कीबोर्ड, ये आप किसी गुरु के पास जाते हैं या आप खुद सुन सुनकर नहीं बजाते नहीं, हैं? सिखाने आते हैं हम। कोविड के टाइम सीखना शुरू किया था, तब हमारे गुरु भी एक ब्लाइंड पर्सन ही थे। वो ऑनलाइन क्लासेस लेते थे। कोविड के बाद एक सर अब घर आते हैं सिखाने। अच्छा, तो कोई करिकुलम है या आप बस गाने सीखते हैं? एक करिकुलम होता है, पहले सारे नोट सीखे जाते हैं, फिर सुर पहले, फिर उसके बाद स्केल्स बोलते हैं, उसको सीखा जाता है। जी फिर अलग अलग तरह से फिंगर्स को कीबोर्ड पे मूव करने के बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है, वो एक्सरसाइजेस की जाती हैं जिससे कि आपकी फिंगर्स फ्लेक्सिबल हो जाएं। जी उसके बाद गाने पे आते हैं। राइट। तो हम लोग बैंकिंग पे जरा वापस चलते हैं, क्योंकि आज के तारीख में कई बैंक्स रिलेटेड लोगों को चैलेंजेस हैं, कस्टमर्स को काफ़ी जगह पर अकाउंट्स खोलने में ही चैलेंज है, काफ़ी जगह पर एक्सेसिबिलिटी का चैलेंज है, जैसे कि टॉकिंग एटीएम्स अपने कॉलोनी में नहीं है या आपके शहर में बहुत दूर है, और कई जगह पर ये जो मोबाइल ऐप्स है तकलीफ होता है। तो ऐसे स्थिति में कस्टमर्स को आप क्या एडवाइस देंगे? तो आज के समय में जो तकलीफ का ब्लाइंड पर्सन को बैंकिंग सर्विसेज लेने में एज अ कस्टमर, नॉट एज एन एम्प्लॉय, राइट। जो दिक्कतें आती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता या जानकारी का अभाव। जी हम किसी भी बैंकिंग सर्विस को लेने जाएं, किसी भी बैंक की ब्रांच में, अगर हमें जी सर्विस देने से कोई भी मना करे, तो सबसे पहले उसकी अज्ञानता को दूर करें, उससे
वाद विवाद में की तरफ ना जाएं। उसको जानकारी दे कि ब्लाइंड पर्सन अपना काम इंडिपेंडेंटली कैसे करते हैं, उसको जानकारी दें। जी उसका सबसे सरल माध्यम है हमारा मोबाइल। आज के टाइम में अधिकतर ब्लाइंड पर्सन अपना मोबाइल स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंडिपेंडेंटली यूज कर रहे हैं। जी तो वो उनको दिखाएं, सर ये मैम मैं अपना काम इंडिपेंडेंटली करता हूँ और ये टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से करता हूँ। जी आप अपने मोबाइल में जो जो भी फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उसका उनका एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दें उनको। जी ये देखिए सर, ये मैं ऐप से कैब बुक कर सकता हूँ, ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकता हूँ, वॉलेट्स हैं तो उस पे ट्रांजैक्शन करके दिखा सकता हूँ। सिर्फ कई सारे केसेस में जब आप उनको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो उनको समझ में आता है, वो फिर आपको सर्विसेज देते हैं। और जब समझाने पे भी न माने, जब उनकी अज्ञानता को दूर करने पे भी वो न माने, तभी हमें आरबीआई की रेगुलेटरी गाइडलाइंस जो है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन प्रथम स्तर पे हमें उनके अज्ञानता या उनकी जानकारी के अभाव को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद बाकी जब सारे उपाय खत्म हो जाए तभी वाद विवाद में आना चाहिए। और मेरा भी आपके अनुभव रहा है कि मुझे भी बैंकिंग में सेक्टर में आने से पहले एक सर्विस डिनाई की गई थी कमर्शियल ब्रांच के डिप्टी मैनेजर के द्वारा। जी लेकिन जब मैंने उनको अपना मोबाइल दिखाया, उनकी सारी शंकाओं को दूर किया, तो उन्होंने सारी सर्विसेज जो मुझे चाहिए थी सब दी। जी हर्षित, एक और सवाल जानना चाहता था, क्योंकि आप 12वीं कक्षा तक आप देख सकते थे और आपका लाइफ वाज इन द मेन स्ट्रीम, एंड वंस यू गॉट इनटू कॉलेज एंड पोस्ट योर स्टीवन जॉनसन, यस सर। आप एक दूसरी दुनिया में एक तरह से का एंट्रेंस हुआ। सो व्हेन यू लुक बैक, लोगों से दोस्ती का रिश्ता बनाना, इसमें कोई चेंज आपको नजर आया? जब थोड़ा तो आता है, लेकिन प्रयास हमें खुद को करना है। जितने भी मेरे 12वीं कक्षा तक के दोस्त साथी थे, जी एक क्लास में मेरी 150 से 200 लोग रहे होंगे पूरे, जो मेरे 12वीं कक्षा तक जिससे जान पहचान थी। जी सबसे तो संपर्क में नहीं हूँ, लेकिन 4-5 खास दोस्त थे, जी उनसे मैं आज 12-13-14 साल बाद भी संपर्क में हूँ। जी तो संपर्क को बनाए रखने में वो पहल नहीं करेंगे, पहल हमें करनी है। लेकिन अगर हम पहल करते हैं तो वो उसका रेसिप्रोकेट करते हैं या प्रत्युत्तर देते हैं। जी तो स्कूल के दोस्तों से संपर्क कभी नहीं तोड़ना चाहिए, जी और उसके प्रयास की शुरुआत आपको करनी है। आप प्रयास करेंगे, उनकी तरफ से भी एक रिस्पांस आता है और दोस्ती बनी रहती है। और ब्लाइंडनेस आने के बावजूद भी कुछ ब्लाइंड लोग के साथ होता है कि वो सिर्फ ब्लाइंड लोगों से दोस्ती करते हैं। जी ऐसा बिल्कुल ना करें। जी ब्लाइंडनेस आने के बाद भी मेरे जितने ब्लाइंड दोस्त बने हैं उससे ज्यादा साइटेड दोस्त बने हैं। जी क्योंकि ये इसलिए कहना चाहता हूँ, हम जब एजुकेशन किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, जी तो हमें सिर्फ ब्लाइंड लोगों से के साथ काम नहीं करना है, साइटेड एम्प्लॉयज के साथ भी काम करना है, साइटेड कस्टमर्स को भी डील करना है। तो हमें दोनों अपने पर्सपेक्टिव, जितना जरूरी है अपना नजरिया उनको समझाना, उतना ही जरूरी है उनका नजरिया हमें समझना। हम्म। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि आपको पहल करना होगा। हाँ, इसलिए आप पहल ब्लाइंड पर्सन को ही करनी होगी। आप पहल करते हैं तो सामने वाला, आप एक कदम चलते तो सामने वाला एक नहीं तो आधा कदम तो चलता ही है। कोई अनुभव आप बयान करना चाहेंगे? जैसे आपने अभी कहा कि आपको पहल करना है, वुड यू हम्म। लाइक टू शेयर एन एग्जांपल? जब मैं बैंक की ट्रेनिंग पे गया था, तो जी कुछ लोग पहले बात करने में हिचकिचाते थे कि जी ब्लाइंड पर्सन से कैसे बात कर, कुछ बात करूं तो उसको बुरा ना लग जाए। जी तो ब्लाइंडनेस से संबंधित सवाल पूछने में हिचकिचाते थे। तो पहला जी सवाल उनका ब्लाइंडनेस से संबंधित ही होगा अगर हमसे बात करना चाहेंगे तो। जी तो उनके सवालों को सहजता से स्वीकार करना और बिना किसी इमोशनल लोड के उनके शंकाओं को दूर करना, जी और फिर आम रोजमर्रा की बातें, ऑफिस की बातें, दोस्ती यारी की बातें करने से एक हंसी मजाक का माहौल बन जाता है, फिर दोस्ती बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो आपके अनुभव में अभी आप ब्लाइंड होने के बाद करीब 12-13 साल हो गया आपने कहा, हम्म। तो जो साइटेड दोस्तों के साथ उठना बैठना, बाहर रेस्टोरेंट में जाना या थिएटर में जाना या मॉल्स में जाना, ऐसे एक्टिविटीज में आपको कोई दिक्कत हुआ इन टर्म्स ऑफ पीपल्स रिस्पॉन्सेज? तो सब कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ ये बोलूंगा तो इससे बड़ा झूठ मैं नहीं बोल सकता। पूरी दिक्कत होगी 10%, 20%। जी उसको थोड़ा सा
क्या वो टॉलरेट करें या क्या बोलते हैं उसको संयम रखें। जी। बाकी में 70-80% फायदा ही होता है और उतनी दिक्कत नहीं आती, थोड़ी एंजॉयमेंट मिलती है, थोड़ा मनोरंजन होता है। तो 10-20% से होने वाली दिक्कतों जैसे 80% होने वाले फायदे को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर्षित, आप अभी मेरे ख्याल से 30 या 31 साल के होंगे। जी तो हाँ सर। आपका आगे का आपका सपना क्या है? आप क्या सोचते हैं अपने लिए? तो बहुत आगे का तो नहीं सोचता, समय के साथ चलना है, अपने जॉब को अच्छे से करना है। जॉब अच्छे से करेंगे तो प्रमोशन भी एक लेवल तक तो प्रमोशन मिलेगा ही। और जो कमाएं थोड़ा आधा खर्च करें आधा बचाएं, तो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है और अपनी ज़रूरतों के साथ साथ अपने परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा करना है। वो सब करते हैं और अच्छा चल रहा है अभी तो। सो आपने एक ही समय यहाँ फाइनेंशियल। पे आपको रोकना चाहूंगा, जैसे हाँ। कहा मैं हम चाहते हैं कि हमारा परिवार हमें सहयोग करे, जी। उतना ही हमें भी अपने परिवार को सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ही एक अच्छा सामंजस्य, जैसे दोस्तों में बैठता है ऐसे परिवार में बैठता है। हर्षित, आपने सेविंग्स के बारे में बात किया था, हम्म, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बिल्कुल तो सर। इसके लिए आप जाहिर है कि आप बैंक में है तो फिक्स डिपॉजिट वगैरह आप सोचते होंगे, पर ये जो स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड्स हो, इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट्स करते हैं? करते हैं सर। और स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में एक समानता और एक एक भेद है। जी समानता वही है कि दोनों का पैसा स्टॉक शेयर मार्केट में लगता है। जी शेयर मार्केट और बॉन्ड मार्केट, सिर्फ शेयर मार्केट बोलना अधूरा होगा। जी शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। जी अब स्टॉक मार्केट में करने के थ्रू डायरेक्टली जाने का मतलब है कि आप खुद शेयर्स या बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करें जी और इसमें आपको उनकी डायरेक्ट ओनरशिप मिलती है। म्यूचुअल फंड से रूट से जाने का मतलब है कि आप एक फंड मैनेजर या फंड मैनेजमेंट कंपनी को चुने, उनको पैसा दें और वो आपके ब्याह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर आपके पास समय हो तो डायरेक्टली करें, आप समय कम दे सकते हो तो म्यूचुअल फंड के रूट से जाएं। क्योंकि जॉब के साथ और म्यूजिक भी मैं सीखता हूँ तो मैं अपना समय नहीं दे पाता, तो मैं म्यूचुअल फंड रूट से करता हूँ इन्वेस्टमेंट अपना। तो हर्षित, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और आपका भविष्य में आपका शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग विद अस। ओके, माय प्लेजर सर। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी, आई वे, ये है रोशनी का